संगीता गौड़, हाँ। हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में, अभी आप ही आए हो संगीता, फिर करते हैं अपन। ललिता यादव, संगीता गौड़, ललिता यादव आ गई। आज अपन बात करेंगे आपसे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो क्रोमेटोग्राफी की एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं। क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उद्देश्य लिखोगे। उद्देश्य में क्या लिखोगे आप कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स का, क्लोरोप्लास्ट वर्णकों का पृथक्करण करना, separation of chloroplast pigments by paper and thin layer
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो अपना उद्देश्य क्या होगा? सेपरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स बाय पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पेपर एवं तनु परत द्वारा क्लोरोप्लास्ट वर्णकों का पृथक्करण करना। तो आवश्यक सामग्री क्या क्या है? ये है बेटा वर्कमैन नंबर 1 का क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्लाइड्स, पालक की पत्तियां, खरल या इमाम दस्ता जिसे आप कहते हो मोटर एंड पेसिल बीकर, पृथक्करण नली, सेपरेशन फनल, केशिका नली, कैपिलरी ट्यूब, सेपरेशन फनल, कटे हुए कॉर्क, स्प्लिट कॉर्क्स, नलियां, कॉर्क, सिलिका जेल, रेत, सेल्यूलोज, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, एसीटोन, बेंजीन, कैल्शियम कार्बोनेट, मिथाइल अल्कोहल, ईथर, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, N-ब्यूटेनॉल, एसिडिक एसिड, एनहाइड्रस, सोडियम सल्फेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं पेट्रोलियम ईथर इत्यादि। तो रिक्वायरमेंट्स क्या बताया मैंने? वर्कमैन नंबर 1 का क्रोमेटोग्राफी पेपर लेंगे, पालक की पत्तियां हैं, मोटर एंड पेसिल है, कैपिलरी ट्यूब है, स्प्लिट कॉक्स है और बेंजीन का यूज करेंगे, एसीटोन, डिस्टिल वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, मिथाइल अल्कोहल, ईथर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब विधि क्या है? क्लोरोप्लास्ट की विधि क्या है? प्रोसीजर क्या है? मेथड क्या है? तो इस प्रयोग को निम्न चरणों में, निम्न स्टेप्स के अंतर्गत संपादित किया जाता है। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ पेपर, कागज तैयार करना। इसमें कांच के पात्र की साइज के अनुसार वर्कमैन नंबर 1 कागज की पट्टियां, वर्कमैन नंबर 1 कागज की स्ट्रिप्स तैयार की जाती हैं। अब पट्टी के निचले सिरे पर लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पेंसिल की एक हल्की आड़ी रेखा खींच दी जाती है। इस रेखा के मध्य बिंदु पर एक क्रॉस लगा लिया जाता है जहां परीक्षण विलयन का बिंदु लगाया जाता है। तो आप ये देख रहे हो डायग्राम बेटा, जिसका दिखाया है सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्लोरोफिल वर्णकों का पृथक्करण। तो ये आपको दिख रहा है क्रोमेटोग्राफी पेपर लिया है, इस पे अपन ने एक पेंसिल से लाइन खींच दी है और बीच में मध्य में एक अपन ने क्या बना लिया है, मध्य बिंदु पर एक क्रॉस लगा लिया है। अब प्रिपरेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी प्लेट कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी प्लेट को तैयार करने की विधि क्या है? तो सर्वप्रथम जार के आकार के अनुरूप कांच की एक साफ प्लेट लेकर इस पर एक एडजॉर्बिंग सब्सटेंस मतलब अधिशोषक पदार्थ जैसे सिलिका जेल को आसुत जल डिस्टिल वाटर में मिश्रित कर इसकी लुगदी स्लरी बनाई जाती है। तो कितना लेते हैं? 10 ग्राम सेल्यूलोज लेते हैं प्लस 4 ग्राम डिस्टिल वाटर लेते हैं प्लस 80 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर लेते हैं। ठीक है। स्लरी या लुगदी तैयार करने का एक और तरीका यह भी है जिसमें 2 ग्राम कीसेल जेल को 10 मिलीलीटर आसुत जल में मिलाया जाता है। तो अपन प्रिपरेशन ऑफ द प्लेट कैसे करते हैं? सर्वप्रथम सबसे पहले जार के आकार के अनुरूप कांच की एक साफ प्लेट लेकर इस पर एक एडजॉर्बिंग सब्सटेंस जैसे सिलिका जेल को आसुत जल में
मिश्रित कर इसकी लुगदी बनाई जाती है। अब इस होमोजीनियस स्लरी को स्प्रे द्वारा फुआर द्वारा एक समान एवं पतली परत के रूप में कांच की प्लेट पर फैला दिया जाता है। शुरू में इसे सामान्य तापमान पर सुखाकर बाद में ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिलिका जेल कार्यशील एक्टिवेटेड हो जाता है। इस प्लेट को तनु प्लेट या क्रोमेटो प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को क्रोमेटो प्लेट कहते हैं। अब अपन कैसे निष्कर्षण तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पालक स्पाइनेक की पत्तियों को पतली पट्टीनुमा टुकड़ियों में काटिए। मतलब जो पालक की पत्तियां हैं उनको पतले स्ट्रिप्स में काटते हैं। इसके लिए पालक की पत्तियों को पतली पट्टीनुमा टुकड़ियों में काटते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को खरल में मतलब मोर्टार एंड पेसल में अच्छी तरह से पीसकर चटनी जैसा गूदा तैयार कर लीजिए। फिर बाद में पत्तियों में उपस्थित लीफ पिगमेंट्स का निष्कर्षण तैयार करने के लिए पर्णहरितों का 50 ml जल व एसीटोन में विलयन बनाकर इसे छलनी कागज फिल्टर पेपर द्वारा छान लीजिए। पहले क्या करते हैं बेटा, अपन स्पाइनेक को लेते हैं और इसकी पत्तियों के पालक की पत्तियों के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। अब इन पालक की पत्तियों के इसको छोटे पीस कर लिया अपन ने इसको मोर्टार एंड पेसल में अच्छी तरह पीसते हैं, जिससे कि पल्प तैयार हो जाता है। पालक की पत्तियों का गूदा तैयार हो जाता है। अब इस गूदा जो अपन ने मिलाया है इसमें अपन 50 ml जल प्लस एसीटोन मिला देते हैं और जब इसको अपन छान लेते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड एक्सट्रैक्ट, पर्णहरित एवं कैरोटीनॉइड निष्कर्षण को अलग करना। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड एक्सट्रैक्ट। तो सर्वप्रथम 80% पूर्व में ठंडा किए गए एसीटोन की 50 मिलीलीटर मात्रा पत्ती के गूदे में मिश्रित करें। इस गूदे में जल व अम्ल से घुली रेत, एसिड वॉश्ड सैंड एवं कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ मात्रा भी मिश्रित की जाती है। दूसरा है बेटा स्वच्छ सतही द्रव, जो इस प्रकार प्राप्त होता है वह हरे रंग का होता है। मतलब क्लियर सुपरनेटेड ग्रीन कलर्ड लिक्विड जो प्राप्त होता है उसको पृथक्करण की सेपरेटरी फनल में उपस्थित 10 मिलीलीटर इथाइल ईथर के साथ मिश्रित करते हैं। मतलब स्वच्छ सतही द्रव जो इस प्रकार प्राप्त होता है वह हरे रंग का होता है। उसको पृथक्करण की सेपरेटरी फनल में उपस्थित 10 मिलीलीटर इथाइल ईथर के साथ मिश्रित करते हैं। अब इस कीप में धीरे धीरे 60 ml आसुत जल डिस्टिल वाटर की मात्रा कीप को हल्के हल्के घुमाते हुए डालें। यहाँ कीप को बिल्कुल नहीं हिलाना है, प्रिकॉशन है, फनल को नहीं हिलाना है। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अब 2 परतें पृथक होती हैं, 2 layers सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक तो है बेटा एसीटोन जल की परत, एसीटोन वाटर लेयर, दूसरी ऊपर वाली ईथर की परत, अपर ईथर लेयर। जब तक उपरोक्त 2 परतें, मतलब कौन कौन सी परतें हैं, एसीटोन वाटर लेयर एंड अपर ईथर लेयर स्पष्टतया प्रकट नहीं हो जाए तब तक प्रतीक्षा करते हैं।
अब नीचे वाली एसीटोन परत को निकाल देते हैं एवं इसका आगे कोई उपयोग नहीं होगा। अब बचे हुए विलयन या निष्कर्षण में पुनः जल की मात्रा धीरे धीरे तब तक मिलाएं जब तक कि दो परतों का निर्माण नहीं हो जाए। अब नीचे वाली परत को फिर से हटा दें। एसीटोन की संपूर्ण मात्रा को विलयन या निष्कर्षण से अलग करने के लिए इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराएं। इसके पश्चात विलयन में 30% मिथाइल एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा मिलाएं। अब सेपरेटरी फली को अच्छी तरह हिलाकर इसे 15 मिनट तक वैसे ही रख दें। एक बार फिर इस विलयन में 20 मिलीलीटर 20 ml जल एवं 5 ml ईथर की मात्रा मिश्रित की जाती है एवं कीप को फनल को घुमाएं तथा हिलाएं। रोटेट एंड शेक द फनल, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में दो परतों का निर्माण होगा, जिसमें से ऊपरी परत में क्लोरोफिल एवं निचली परत में कैरोटीनॉइड्स उपस्थित होंगे। तो इन वर्णक परतों को पृथक कर अलग अलग पात्रों में रिजर्व कर लिया जाता है। तो जब अपन फिर इनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पेपर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या हैं कि केशिका नली कैपिलरी ट्यूब द्वारा लीफ एक्सट्रैक्ट की बिंदु के रूप में थोड़ी मात्रा क्रोमेटोग्राफी पेपर की पेंसिल लाइन के बाईं ओर लगाएं। इस बिंदु को लोडिंग स्पॉट कहते हैं। देखो बेटा, इस डायग्राम में दिखाया गया है, अपन ने लोडिंग स्पॉट क्या करा है, जब अपन ने इस पे निशान लगा लिया है, बीच में दिख रहा है, इसको लोडिंग स्पॉट कहते हैं। मतलब केशिका नली कैपिलरी ट्यूब के द्वारा लीफ एक्सट्रैक्ट की बिंदु के रूप में थोड़ी मात्रा क्रोमेटोग्राफी पेपर की पेंसिल लाइन के बाईं ओर लगाएं। इस बिंदु को लोडिंग स्पॉट कहते हैं। इस वर्णक बिंदु को अब पूरी तरह सूखने दें। इसके बाद कागज की स्ट्रिप को जार में इस प्रकार से लटका दें कि इसका बिंदु स्पॉट वाला सिरा पेट्रोलियम ईथर के मिश्रण में डूब जाए, लेकिन बिंदु नहीं डूबे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अंत में जार को ढककर इसी प्रकार कुछ देर के लिए रख देते हैं। तो देखो, ये है अपन ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दिखाई है, और ये वाली जो है अपन ने दिखाई है, जार को ढक दिया है और इसमें एक क्रोमेटोग्राफी पेपर लटका दिया है। ठीक है, तो जार को ढककर इसी प्रकार कुछ समय तक के लिए रख दें। तो ये हो गई अपनी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक है बेटा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब स्टार्ट कर रहे हैं तनु परत क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रक्रिया में भी पेपर क्रोमेटोग्राफी की भांति ही नीचे के सिरे पर निष्कर्षण बिंदु मतलब स्पॉट चिन्हित कर इसे विलायक युक्त जाड़ में सीधा खड़ा कर देते हैं। तो ये देखो, ये है क्या बताया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक प्लेट को अपन सीधा लटका देते हैं। तो अपन क्या क्या अवलोकन करते हैं, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं। पेपर या प्लेट के लिए प्रयुक्त विलायक सॉल्वेंट में निम्न पदार्थों में से कोई एक प्रयोग करें। तो अपने लैब में जो यूज कर रहा है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक है एवं एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, या दूसरा विलायक अपन जो यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट एन ब्यूटेनॉल एसिटिक एसिड एवं जल विलायक 5:14 के रेशो में। एक है पेट्रोलियम ईथर, भी अपन सॉल्वेंट के रूप में क्रोमेटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, एंड एसीटोन। तो इनका रेशो होगा 100:12। पेट्रोलियम ईथर व एसीटोन को भी विलायक सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार फोर्थ क्या है, बेंजीन एंड एसीटोन का कितना रेशो होना चाहिए, 85:15 अनुपात होना चाहिए। बेंजीन व एसीटोन को भी प्रयोगशालाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी जार या ट्यूब में विलायक की सॉल्वेंट की
पर्याप्त मात्रा लेते हैं और इसे निचले तल से करीब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर लेते हैं। तो बिंदु युक्त पेपर या स्लाइड, स्पॉटेड पेपर या स्लाइड को जार में लंबवत वर्टिकल अवस्था में इस प्रकार से रखते हैं कि इसका बिंदु विलायक के तल के ठीक ऊपर स्थित हो। स्पॉट रिमेन्स जस्ट अबव द सॉल्वेंट लेवल। इसके बाद जार को बंद करके ढक्कन को अच्छी तरह लगाते हैं। इसके पश्चात 2 घंटे तक प्रतीक्षा करें। इस अवधि के पश्चात हम देखते हैं कि विलायक पदार्थ पेपर या प्लेट में ऊपर की ओर चढ़ता है। जब विलायक पदार्थ शीर्ष पर पहुंच जाए तो क्रोमेटोग्राम को हटा ले एवं इसे सूखने दे। इसके तुरंत बाद पेपर या प्लेट पर उपस्थित वर्णकों का निरीक्षण कीजिए, अन्यथा बाद में इनके रंग हल्के पड़ जाएंगे। तो अपन रिजल्ट्स क्या देखते हैं जो आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी लिखवाएं। शीर्ष टॉप से तली बॉटम की ओर पेपर या प्लेट पर वर्णकों का क्रम सीक्वेंस निम्न प्रकार से होगा। रिजल्ट क्या है? कैरोटीन है, पीला, नारंगी, ऑरेंज, येलो। दूसरा है जेंटोफिल्स है, मतलब जेंटोफिल्स का कलर एक या अधिक पीले रंग की पट्टियां। इसी प्रकार क्लोरोफिल ए नीला हरा दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी पीला हरा, येलो ग्रीन दिखाई देता है। अब क्या करते हैं? अब सूत्र को, फॉर्मूला को प्रयोग करते हुए वर्णकों का आरएफ मान ज्ञात करते हैं, आरएफ वैल्यू भी ज्ञात करते हैं। तो आरएफ वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? यौगिक द्वारा उत्पत्ति स्थान से आगे तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय उत्पत्ति स्थान से विलायक की दूरी। तो आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपन एक और प्रैक्टिकल करते हैं जो कि करवाया भी गया है। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्या कर रहे हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट carbon dioxide, water, light and chlorophyll are necessary for photosynthesis by Moll's half-leaf experiment. By Moll's half-leaf experiment. तो अपन क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है? मूल के आधिपत्य प्रयोग द्वारा यह प्रदर्शित करना कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश तथा क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसके लिए भी एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ, वही वाली स्लाइड थी अपनी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अपने क्या क्या आवश्यक सामग्री है? गमले में लगा पौधा, चौड़े मुंह की बोतल, बीच में से चीरा गया कॉर्क, बीच में से चीरा गया कॉर्क, कॉस्टिक पोटाश का घोल 20%, जल, वाटर स्टैंड, आयोडीन का घोल इत्यादि, आयोडीन का घोल इत्यादि। अब कार्यविधि करते हैं। कार्यविधि माने इसका मेथड क्या है? तो गमले में लगे पौधे को 48 घंटे के लिए अंधकार में रखें ताकि पत्तियों में स्टार्च समाप्त हो जाए। पहला क्या है बेटा? जो गमले में पौधा लगा हुआ है उसको 48 आवर्स के लिए अंधकार में रख दें, डार्कनेस में रख दें ताकि पत्तियों में स्टार्च समाप्त हो जाए। अब चौड़े मुंह की बोतल लें तथा बोतल में थोड़ा 20% कॉस्टिक पोटाश का विलयन भरे। ये देखो, एक अपन ने ली हुई है चौड़े मुंह की बोतल है, इसमें क्या भरा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो अपन ने क्या लिया है? गमला है, गमले में एक पॉटेड प्लांट है और एक चौड़े मुंह की बोतल लेते हैं। इसमें क्या भरा हुआ है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 20% कॉस्टिक पोटाश का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब सूर्योदय से पूर्व पौधे की एक पत्ती को चीरे हुए कॉर्क की सहायता से चौड़े मुंह की बोतल में इस प्रकार लगाएं कि पत्ती की आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बाहर रहे। आप देख रहे हो, एक पत्ती को जिसको कि अपन ने बोतल में इंसर्ट किया है, इसका आधा भाग, पत्ती का आधा भाग तो बोतल के अंदर है और आधा भाग बोतल के बाहर है। इस तरह से अपन इसको लगाते हैं। बोतल को
अब क्षैतिज स्थिति में स्टैंड पर लगाएं तथा संपूर्ण प्रयोग को 3 से 4 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। तो प्रयोग की समाप्ति पर पत्ती को तोड़कर पादप से प्लांट से पृथक कर लेते हैं तथा बोतल से हटाकर स्टार्च का परीक्षण करते हैं। तो अपन ने क्या दिखाया, ये डायग्राम दिखा रहा है पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट और यह है नेगेटिव स्टार्च टेस्ट। तो अपन क्या करते हैं, अब है आप लिखोगे ऐसे जानते हो ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण। तो पत्ती का वह भाग जो पूर्ण रूप से बोतल के अंदर रहता है आयोडीन का ऋणात्मक परीक्षण देता है। मतलब पत्ती का वह भाग, देख लो आप, पत्ती का वह भाग जो पूर्ण रूप से बोतल के अंदर रहता है आयोडीन का ऋणात्मक टेस्ट परीक्षण देता है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन है पत्ती का वह भाग जो चिरे हुए कॉर्क के मध्य दबा रहता है भी स्टार्च का ऋणात्मक परीक्षण देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल व कॉर्क से बाहर रहता है, ये बोतल व कॉर्क से बाहर है, वह कैसा है, स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट मतलब स्टार्च का धनात्मक परीक्षण देता है। अब अपन किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल एवं क्लोरोफिल आवश्यक है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में यह क्रिया संभव नहीं है। तो निष्कर्ष क्या है, पहला, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था कार्बन डाइऑक्साइड उसे प्राप्त नहीं होती है। मतलब पत्ती का वह भाग बेटा जो बोतल के अंदर था उसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पोटाश के विलयन के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये देख लो बेटा, ये जो पत्ती का भाग है जो कि बोतल के अंदर है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इस भाग को प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल उपलब्ध होती है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती, अर्थात मंड का स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए यह भाग स्टार्च का ऋणात्मक परीक्षण देता है। और पत्ती का वह भाग जो कॉर्क के मध्य, आप देख लो ये कॉर्क है, कॉर्क के मध्य दबा हुआ था, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश दोनों ही उपलब्ध नहीं हो पाते। इस प्रकार इस भाग में भी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, अर्थात स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। अतः यह भाग भी स्टार्च का ऋणात्मक परीक्षण देता है। अब पत्ती का वह भाग जो बोतल व कॉर्क से बाहर था, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जल, क्लोरोफिल व प्रकाश सभी उपलब्ध हैं। अतः यह भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। अपन देख रहे हैं ये पत्ती का भाग है जो कि बोतल से बाहर है, उसको क्या है, पत्ती का वह भाग जो बोतल व कॉर्क से बाहर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी उपलब्ध होती है, क्लोरोफिल व प्रकाश सभी उपलब्ध होते हैं। अतः पत्ती का भाग जो बोतल व कॉर्क से बाहर है उसमें प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसके फलस्वरूप स्टार्च का निर्माण होता है। इस प्रकार यह भाग स्टार्च का धनात्मक परीक्षण देता है, पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट शो करता है। तो अपन ने ये ऑब्जर्वेशंस भी देखे। तो पत्ती के उपरोक्त तीनों भाग के परीक्षण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल व प्रकाश सभी आवश्यक है। एक अपना है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। अभी तो आप दो ही लोग आए हो, आज तो दो ही लोग आए हो, और कैसे नहीं है, ललता है, पूजा गुजर है, सुमन है, तो ठीक है फिर क्लास को एंड कर देती हूँ मैं।